अब हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के विषय में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के विषय में आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह। भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें विज्ञान के विषय में काफी रुचि थी और वो चाहते थे कि भारत का जो विकास हो वो वैज्ञानिक ढंग से हो। इसलिए उनके प्रयासों से और विक्रम भाई साराभाई के प्रयासों से भारत के बेंगलोर में इसरो की स्थापना हुई और इसरो ने सैटेलाइट का निर्माण किया। तो यानी कि वैज्ञानिक अर्थात मनुष्य के द्वारा जब उपग्रह की स्थापना होती है, उपग्रह का विकास होता है, उपग्रह का निर्माण होता है, तो उसे कृत्रिम उपग्रह यानी कृत्रिम सैटेलाइट कहा जाता है। अब यहाँ पे ये समझना है कि कृत्रिम उपग्रह तो बन जाएगा, तो फिर उसकी आवश्यकता क्या होगी। उसकी आवश्यकता ये हो सकती है कि हम लोग उस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं और अंतरिक्ष में भेज के वहाँ के विषय वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं या केबल के माध्यम से जो टीवी देखते हैं या दूर संचार का कोई भी उपकरण का जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो सभी के सभी कृत्रिम उपग्रह के मदद से ही होता है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जानना ये है कि जो उपग्रह है उसे लॉन्च कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि इसरो, जिसके विषय में आप लोग जानते होंगे, जिसकी स्थापना बेंगलोर में की गई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास दो व्हीकल है। एक व्हीकल का नाम है PSLV और एक व्हीकल का नाम है GSLV। इसे हम लोग इंग्लिश में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसे हम लोग बोलते हैं जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो पहले हम लोग जानेंगे PSLV के विषय में। ये दो मशीन हैं जिनके मदद से उपग्रह की स्थापना स्पेस में या फिर वैज्ञानिक जिस ग्रह पे या जिस उपग्रह पे करना चाहते हैं वहां पे वो लोग करते हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पे ये है PSLV। हम लोग जाने PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसका जो इंजन होता है उसे द्रवित इंजन या लिक्विड इंजन कहते हैं। पहले तो ये जान लेंगे। दूसरा ये जानना है कि ये थर्ड जनरेशन का व्हीकल है और इस व्हीकल के मदद से उपग्रह को अंतरिक्ष में या अन्य ग्रह या उपग्रह पे भेजा जाता है। तो ये हो गया PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना है, जैसे कि ये जो PSLV है उसका मुख्य उपयोग ये होता है निगरानी में। हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए PSLV के माध्यम से उपग्रह भेजा जाता है और भारत की रक्षा के लिए PSLV का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा हम लोग को जानना है GSLV। जिसे हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसमें जो इंजन यूज होता है वो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है और सामान्यतः GSLV के मदद से जो उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है, कभी कभी अगर उसे 36,000 किलोमीटर पे स्थापित किया गया तो उस तरह के उपग्रह को भू स्थैतिक
भूस्थैतिक उपग्रह हम लोग कहते हैं, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब यहां पे ये जानना है कि भूस्थैतिक उपग्रह किसे कहते हैं? जब पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे किसी उपग्रह को स्थापित किया जाता है, किसी सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। ये किस प्रकार का उपग्रह होता है? इसका उपयोग मुख्यतः संचार में किया जाता है, यानी कि जो दूर संचार के उपग्रह होते हैं, उसे ही हम लोग भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं, क्योंकि ये 36,000 किलोमीटर पे ही स्थापित किए जाते हैं और भारत का जो भी संचार माध्यम है इसके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कृत्रिम उपग्रह के विषय में जाना। अब हम लोग कभी कभी सुनते हैं चंद्रयान 1 या कभी हम लोग सुनते हैं चंद्रयान 2, तो ये है क्या? तो 2008 में मनमोहन सरकार में चंद्रयान 1 अभियान को लॉन्च किया गया था चंद्रमा के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग का अभी का टॉपिक ये है चंद्रयान 1। 2008 में इस अभियान की शुरुआत हुई थी। चंद्रमा के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इतना ही अगर हम लोग जान ले कि चंद्रमा के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2008 में चंद्रयान अभियान की शुरुआत की गई थी और इसमें PSLV का उपयोग किया गया था। यानी कि एक व्हीकल है, एक यान है, जिसके मदद से, रॉकेट के मदद से उपग्रह को चंद्रमा पे भेजा गया था और 2008 में चंद्रमा पे अभियान को सफल करने वाला भारत छठा देश बना। पहला देश अमेरिका है, उसके साथ साथ रूस, चाइना, जापान, यूरोप जैसे देश पहले ही चंद्रमा पे अपना अभियान भेज चुके हैं और इस क्रम में भारत छठे नंबर पे है। यदि एग्जाम में प्रश्न किया जाए कि चंद्रमा पे हम लोग का अभियान किस नंबर पे है, तो 6 नंबर पे है। तो PSLV के मदद से चंद्रयान 1 अभियान को सफल किया गया था। अभी हाल में 2019 में चंद्रयान 2 अभियान शुरू किया गया। इसमें भी चंद्रमा के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चंद्रयान 2 अभियान को शुरू किया गया था। इसमें जो है वो GSLV की मदद ली गई थी। ये पूरी तरह से सफल तो नहीं हुआ। चंद्रमा के सतह पे पहुंचने से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही इसमें ब्लास्ट हो गया, लेकिन एक हद तक ये अभियान भी काफी सफल हुआ था। तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के विषय में हम लोगों ने जाना। तो ये जो टॉपिक था एक उपग्रह का, यहाँ पे खत्म हुआ है। अब यदि इसे PPT के माध्यम से अगर हम लोग जानना चाहें, टॉपिक था उपग्रह के संबंध में। ये कृत्रिम उपग्रह है। यहां पे लिखा हुआ है ये वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूरज की भी परिक्रमा करते हैं। हम लोगों ने पहले भी जाना है कि ग्रह की परिक्रमा उपग्रह करते हैं और ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद है ग्रहों की भांति इनकी भी अपनी चमक नहीं होती है, अतः ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इनकी अपनी चमक नहीं होती है, अतः ये भी सूरज के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तीसरा पॉइंट है ग्रहों के समान उपग्रहों का भी भ्रमण पथ भी परवलयाकार अर्थात पैराबोलिक होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। हम लोगों ने बात किया था कि पैराबोलिक होने के ही के कारण चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो घटती बढ़ती रहती है
और उसमें हम लोग को एक शब्द मिला था सुपर मून, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। हम लोगों ने जाना था कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, और सबसे अधिक उपग्रह शनि का है, जो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति का है 62। अगले पॉइंट में हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने बात किया था कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगर प्रश्न किया जाए तो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा होगा। उपग्रह वही होगा जो अपने अपने ग्रह की परिक्रमा करेगा, यानी कि चारों ओर घूमेगा। जो चंद्रमा है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे कि शनि का एक उपग्रह है टाइटन, बृहस्पति का जो उपग्रह है वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अगला पॉइंट है कि चंद्रमा अपने दीर्घवृत्ताकार और झुकाव युक्त कक्षा के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। ये एक पॉइंट हम लोगों ने जाना था। अगला है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 डिग्री होगा, यहाँ पे 27 डिग्री पृथ्वी दिवसों में करता है, तथा वह इतने समय में ही अपने अक्ष पे भी घूमता है। यहाँ पे ये जानना है कि पूरे पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा 27 दिनों में करता है, और 27 दिनों में ही अपना एक पूरा रोटेशन अपने अक्ष पे कर लेता है। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो डिस्कशन में हम लोग से छूट गया था। 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, 27 साढ़े 27 दिनों में। चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूर्णन उसके द्वारा की जाने वाली पृथ्वी की परिक्रमा के समान है, यानी कि जो अपना जो घूर्णन करता है साथ साथ वो पृथ्वी की भी परिक्रमा करता रहता है। अगला टॉपिक है, ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि जब भी हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो उसका 59% भाग ही हमें दिखाई देता है। यानी हम लोग जब भी पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो सामान्यतः 59% भाग ही दिखाई देता है। अगला है कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। पहले ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। अभाव होने के कारण दो व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते। जब तक वायुमंडल नहीं होगा, एयर नहीं होगा, तब तक हम लोग जो बोलते हैं वो सामने वालों को सुनाई नहीं दे सकता है। तो वायुमंडल के अभाव के कारण दो व्यक्ति चंद्रमा पे आपस में बात नहीं कर सकते। हम लोगों ने सुपर मून के विषय में जाना था। ये एक सुपर मून है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घट जाती है, सबसे निकट हो जाता है, तो उस घटना को हम लोग सुपर मून कहते हैं। ये सुपर मून की घटना है। चंद्रमा काफी बड़ा दिखाई देता है। ये जो औसत दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, एग्जैक्ट दूरी नहीं, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अगला हम लोगों ने देखा था परवलयाकार, यानी कि चूंकि चंद्रमा परवलयाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसी कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी बदलती रहती है। यानी कि एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो क्यों घटती और बढ़ती रहती है। तो इसका आंसर होगा, जो इसका पाथ है परवलयाकार कक्षा, यानी कि पैराबोलिक जो है, उसके कारण दोनों के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सुपर मून के विषय में हम लोगों ने बात कर लिया है, और इस सुपर मून को पैरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इसे हम लोग पैरिजी फुल मून, इसका स्पेलिंग गलत है, पैरिजी फुल मून भी कहते हैं।
ये है ब्लू मून, नाम जरूर है ब्लू मून, लेकिन यहां पे रंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ब्लू मून हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इंग्लिश में एक फ्रेज भी है, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभी होने वाली घटनाएं। यहां पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ होगा पूर्णिमा के संबंध में, जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था। कि अगर एक महीना है, अक्सर होता क्या है कि एक महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होता है, लेकिन यदि एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो दूसरा जो पूर्णिमा है उस दिन जो चंद्रमा दिखता है उसे हम लोग ब्लू मून कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है, जिसका कलर से कोई लेना देना नहीं है। अक्सर एक महीने में एक ही पूर्णिमा होते हैं, लेकिन कभी कभी 2 भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच के अंतराल का 31 दिनों से कम हो जाना है। अक्सर होता है कि 2 पूर्णिमा के बीच अगर एक पूर्णिमा आज शुरू हुआ तो अगला पूर्णिमा 31 दिनों के बाद शुरू होता है, लेकिन 31 दिन से यदि कम हो गया तो 2 पूर्णिमा पूरी तरह से यदि खत्म, यदि 31 दिन के अंदर हो गया तो उसे कहते हैं ब्लू मून की घटना। ये 2-3 वर्षों में अक्सर ऐसा होता रहता है। इकतीस अक्टूबर 2020 को यह घटना देखी गई थी। यह सब जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून का हो, हम लोगों ने बात किया ही था, यदि एक वर्ष में 2 से अधिक ब्लू मून दिखाई दिए तो उस वर्ष को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। उस वर्ष को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। अब ये है ब्लड मून, जिसमें कि कलर ब्लड के जैसा दिखता है। इसमें हम लोगों ने बात किया था कि जब 4 चंद्रग्रहण लग जाए, जब लूनर इक्लिप्स जो है वो 4 बार लगातार लग जाएगा, तो चौथा चंद्रग्रहण जो होगा वो ब्लड मून कहलाएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण को ब्लड मून की संज्ञा दी गई है, यानी कि लूनर टेट्रेड। हम लोग अगर कोई पैकेट लेते हैं उसमें लिखा रहता है टेट्रा पैक, यानी कि 4 बार उसे पैक किया गया है। 4 को टेट्रा भी बोला जाता है। 4 पूर्ण चंद्रग्रहण को टेट्राइड भी कहा जाता है। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब सूरज का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाने के कारण पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति होती है। हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। यहां पे कलर से संबंध है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लड मून में मून का रंग कैसा होता है तो आंसर होगा रेड। ये है चंद्रयान 1। ये इसरो के कार्यशाला है, इसके विषय में हम लोगों ने देखा है। यहां पे कुछ चीजों को देखना है जो डिस्कशन के वक्त छूट गया है। भारत ने 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV से अपने पहले चंद्र अभियान चंद्रयान 1 को रवाना किया। अब यहां पे अगर पूछा जाए कि चंद्रयान 1 रवाना कब हुआ तो 2008 को, एक ये याद रखना है। दूसरा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहां, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा। उसी श्रीहरिकोटा में ये अंतरिक्ष केंद्र है। तो 2008 में चंद्रयान 1 चंद्रमा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से।
हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले चंद्रमा पे अभियान अमेरिका ने शुरू किया, यह सब जानना आवश्यक नहीं है। भारत चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला छठा देश बन गया है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि 2008 में ही कांग्रेस के गवर्नमेंट में, यूपीआई के गवर्नमेंट में ही चंद्रमा पे अभियान भेजने वाला भारत छठा देश बन गया है। उसके बाद यहां पे यह जानना है कि इस अभियान में भारत द्वारा निर्मित मानव रहित अंतरिक्ष यान मून इंपैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पे उतारा गया था, यानी कि एक मशीन को उतारा गया था, इसे कहते हैं मून इंपैक्ट प्रोब। अब एग्जाम में यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि चंद्रमा पे क्या उतारा गया था, तो उसका आंसर होगा मून इंपैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पे उतारा गया था। ये सभी चीजें आपको पीडीएफ के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है चंद्रयान 2। ये भी जगह वही था, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। ईस्वी बदल गया था, ये ईस्वी था 2019। 22 जुलाई जानना जरूरी नहीं है, 22 जुलाई जानना जरूरी नहीं है। 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। यहां पे पीएसएलवी के मदद से, अगर मार्क 3 नहीं भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जीएसएलवी मार्क 3 M1 रॉकेट से चंद्रयान 2 अभियान को शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। उसमें पीएसएलवी का यूज किया गया था, यानी कि चंद्रयान 1 में पीएसएलवी जनरेशन 3 का ये मशीन है, और जनरेशन 4 का जो व्हीकल है जीएसएलवी, इसका उपयोग किया गया था। तो 2019 में ये अभियान हुआ, पूरी तरह से ये सफल नहीं हुआ था। हम लोगों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में भी जाना है, कृत्रिम उपग्रह के विषय में जाना है। यहां पे लिखा हुआ है कि विभिन्न देशों ने अपने अपने कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए हैं। कृत्रिम उपग्रह शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसी यंत्र के लिए किया जाता है जिसे अंतरिक्ष में पृथ्वी या अन्य आकाशीय पिंड की परिक्रमा हेतु प्रक्षेपित किया जाता है। हम लोगों ने बात किया था कि कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल उपग्रह को उपग्रह या किसी अन्य सेलेस्टियल बॉडीज की परिक्रमा करने के लिए भेजा जाता है। यही लाइन यहां पे दिया जा रहा है, जो पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा से साम्यता स्थापित करने के लिए पूरब की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। यानी कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, पृथ्वी की का जो परिभ्रमण पथ है, उसी परिभ्रमण पथ पे ही एस्टैब्लिश किए जाते हैं, ताकि वो पृथ्वी के अकॉर्डिंग चले। यानी कि देखा जाए कि अगर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो पूरे पृथ्वी को कवर अप नहीं कर पाएगा। वहां पे यदि हम लोग 3 आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजते हैं तो वो पूरे पृथ्वी को कवर कर सकता है। यहां पे एक बार एग्जाम में पूछा था, अगर पूरे पृथ्वी को कवर करना है उपग्रह के मदद से तो कितने उपग्रह को लॉन्च करना होगा, तो इसका आंसर होगा 3। सामान्यतः दूर संवेदी उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समतुल्य कक्षा में 320 से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया था। ये सब हम लोगों ने बात किया था। इसमें महत्वपूर्ण जानना ये है ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने बात किया है कि दूर संचार उपग्रह भू-स्थैतिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन के लिए जिन सैटेलाइट का यूज किया जाता है उसे हम लोग दूर संचार उपग्रह कहते हैं, और दूर संचार उपग्रह हमेशा 36,000 किलोमीटर पे ही एस्टैब्लिश किए जाएंगे। पृथ्वी के घूर्णन काल से मेल खाने के कारण ये आकाश में एक ही स्थान पे स्थिर प्रतीत होते हैं। इसी कारण इन्हें भू-स्थैतिक उपग्रह भी कहा जाता है। अगर यहां पे पृथ्वी है और यहां पे एक
उपग्रह स्थापित किया जाता है तो जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करता है वैसे वैसे ही ये उपग्रह भी रोटेट करते हैं। तो दिखने में ऐसा लगता है कि ये उपग्रह स्थिर हैं, इसलिए भी इन्हें भूस्थैतिक उपग्रह कहा जाता है। और अभी हम लोगों ने बात किया है कि यदि 3 उपग्रह का उपयोग किया जाए तो पूरे पृथ्वी को कवर अप किया जा सकता है। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दूर संचार उपग्रह किसे कहते हैं। तो भूस्थैतिक उपग्रह को भी दूर संचार उपग्रह कहते हैं और दूर संचार उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे एस्टैब्लिश किया जाता है। क्यों? संचार उपयोग करने के लिए, मोबाइल्स वगैरह के यूज के लिए दूर संचार उपग्रह को स्थापित किया जाता है। अगला पॉइंट है यही है भूस्थैतिक कक्षा, जो हम लोग बात कर रहे थे कि समस्त पृथ्वी को एक साथ कवर करने के लिए न्यूनतम 3 भूस्थैतिक उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक उपग्रह को एस्टैब्लिश किया जाएगा तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगा वैसे वैसे ये भी घूमता जाएगा, तो लगेगा कि ये जो भूस्थैतिक उपग्रह है एक जगह स्थिर है, इसलिए इसका नाम भी भूस्थैतिक उपग्रह पड़ जाता है। लेकिन जब पूरे पृथ्वी को कवर करना है तो 3 भूस्थैतिक उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। तो भूस्थैतिक उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह क्यों कहते हैं ये हम लोगों ने जाना, क्योंकि ये स्थिर प्रतीत होते हैं। स्थिर प्रतीत क्यों होते हैं? क्योंकि जिस तरह पृथ्वी परिक्रमा करती है उसी दिशा में ये घूर्णन करते रहते हैं।